मैं डॉक्टर विश्वास एक्का, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय राजमोहनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़। बीए प्रथम वर्ष, बीए बीएससी बीकॉम अर्थात स्नातक प्रथम वर्ष के आधार पाठ्यक्रम के प्रथम प्रश्न पत्र अर्थात हिंदी भाषा में हम पल्लवन पढ़ रहे थे और पल्लवन की परिभाषा हमने पढ़ी, पल्लवन की आवश्यकता पढ़ी, पल्लवन का अन्य रचना रूपों में क्या समानता है और क्या विषमता है वो भी हमने पढ़ा। और एक जो पल्लवन करता होता है या कुशल विस्तारक होता है उसमें किन गुणों का होना आवश्यक है हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे अगले भाग में पल्लवन की विधि। ये तो हमने पढ़ा कि इस किसी सूक्ति वाक्य या आदर्श वाक्य को हम विभिन्न उदाहरणों और प्रमाणों के द्वारा विस्तृत करके लिखते हैं, वह होता है पल्लवन। अब पल्लवन की विधि कैसे क्या है या कैसे किया जाता है, आपको चूँकि पाठ्यक्रम में है, आपके परीक्षा के लिहाज से भी यह ज़रूरी है, आवश्यक है कि आप ये जानें या पल्लवन कैसे किया जाता है ताकि आप खुद पल्लवन कर सकें। तो पल्लवन की विधि में हम देखेंगे कि कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है उस विधि में, और वो विधि में कुछ बिंदु इस तरह से हैं। पहला है वाचन। सर्वप्रथम पल्लवन के लिए दिए गए वाक्य सूक्ति या वह लोकोक्ति भी हो सकती है, कहावत भी हो सकती है, तो उस लोकोक्ति सूक्ति या उस वाक्य को आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता होती है। यदि आप बार बार पढ़ेंगे उस सूक्ति को, उस वाक्य को, उस कथन को, तो उसमें जो भाव हैं वो आप हृदयंगम कर लेंगे। कोई भी कहावत है उसके पीछे पूरा एक संदर्भ छिपा हुआ होता है, तो यदि आप बार बार पढ़ेंगे तो उसका आशय आपको समझ में आ जाएगा, मूल भाव आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यदि आप विस्तारण कर रहे हैं या पल्लवन कर रहे हैं, परीक्षा में ही समझ लीजिए या आप अपने अध्ययन के दौरान कर रहे हैं तो समझ लीजिए, तो आप क्या करेंगे कि सूक्ति या उस वाक्य को, या चाहे वो लोकोक्ति हो या कहावत हो, आदर्श वाक्य हो, उसको आप ध्यानपूर्वक आप पढ़ जाइए। एक बार नहीं, कई बार। हो सकता है कि एक बार में समझ में ना आए, और एक बार में समझ में ना आए तो आप बार बार पढ़िए तो वो आपको समझ में आ जाएगा। और उसके मूल भाव को पढ़ते हुए आप समझने का प्रयास कीजिए कि इस वाक्य में मूल भाव आखिर क्या है। मूल भाव को आपने जानना तो समझिए कि आप उसका पल्लवन कर पाएंगे, और जब आपने समझ लिया मूल भाव को तो पल्लवन करने का जो आपका काम है वो आसान हो जाएगा। दूसरी बात है पल्लवन की विधि में जिसको जानना आवश्यक है एक विस्तारक के लिए, वह है मूल भाव के पोषक भावों की खोज। जो भी आपको सूक्ति वाक्य मिला है या कथन मिला है जिसका आपको पल्लवन करना है, तो उसके संदर्भ में मुख्य भाव के साथ उसके पोषक या सहायक भाव भी होते हैं। आपको उन सहायक भावों को भी जानने पहचानने की आवश्यकता है। मूल भाव तो आपने समझ लिया, चलिए ठीक है, बार बार पढ़कर वाचन के द्वारा, लेकिन साथ ही आपको सहायक भावों को भी समझना पड़ेगा। और आपने सहायक भाव भी यदि समझ लिया तो वह मूल भाव के पल्लवन करने में आपकी बड़ी मदद करेगा। ये सहायक भाव ही होते हैं जो मूल भाव को पुष्ट करते हैं, इसलिए आपको उन सहायक भावों को भी समझना पड़ेगा। तीसरी बात है अनुक्रम से लेखन। मूल भाव भी आपने समझ लिया और सहायक भावों को भी समझ लिया, और उसको जानने समझने के बाद आप महत्व के क्रम से उसको क्रम से उतारिए। मूल भावों को लिखते जाइए और उसके बाद सहायक भावों को भी लिखते जाइए, और आपके पास एक तैयार हो जाएगा कि भाई इस सूक्ति वाक्य में ये मुख्य बिंदु है, मूल भाव है, और उसके सहायक भाव ये है जो आपको पल्लवन के समय सहायता पहुंचाएंगे। अगली बात है आवश्यक दृष्टांतों
उदाहरणों और विवरणों का लेखन। मूल भाव और उसके पोषक भावों को लिखने के बाद पलवनकर्ता या आप स्वयं, यदि आप पल्लवन कर रहे हैं तो कापी पर मूल भाव को पुष्ट करने वाले आवश्यक उदाहरणों, दृष्टांतों और विवरणों को लिख लें। जब आप कोई बात कहते हैं समझाकर और सामने वाला आपकी बात नहीं समझ पाता है तो आपको उदाहरण देकर, प्रमाण देकर, दृष्टांत देकर आपको अपनी बात समझानी पड़ती है। तो यहाँ पर एक सूक्ति वाक्य या सुगुम्फित वाक्य है, उसके पल्लवन में भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आप क्या है, और पल्लवन के समय काम आ सकने वाले आवश्यक उदाहरणों और दृष्टांतों को लिख लेना होगा। इसके बाद आप आते हैं प्रथम प्रारूप में। ये जो 4 बातें हैं उससे गुजरने के बाद आपको उसका प्रथम प्रारूप लिख लेना होगा। पल्लवन का प्रथम प्रारूप आपको लिखना होगा, तभी आप फिर उसको पढ़िए कि आपने सही प्रारूप बनाया है या नहीं बनाया है। और आप पढ़ेंगे उसको तो आपकी कमियां खुद समझ में आएंगी कि आपसे क्या छूट गया है। अब उसको समझने के बाद आप प्रारूप का निरीक्षण करेंगे, देखेंगे कि कमियां किस किस स्तर पे किस किस तरह की रह गई हैं और उसको आप कैसे दूर करेंगे। जैसे प्रारूप तैयार हो जाने पर सबसे पहले यह देखें कि मूल भाव या भावों के अनुरूप वह जो आपका पल्लवन है वह विकसित हुआ है या नहीं, आपने पल्लवन किया है या नहीं किया है। और निरीक्षण जब आप करेंगे, इसको जांचेंगे कि आपने सही पल्लवन किया है या नहीं किया है, तो किन बातों को ध्यान में रखेंगे। पहली बात, यदि पल्लवन में कोई अनावश्यक प्रसंग या अप्रासंगिक विवरण आ गया है तो उसे तुरंत निकाल दें। कई बार होता है कि आप अति उत्साह में आकर के जो अप्रासंगिक है या उस विवरण से संबंधित नहीं है वो भी लिख देते हैं, लेकिन प्रथम प्रारूप है, आप उसको अंतिम रूप देने के पहले उसको जब निरीक्षण करते हैं तो उसको निकाल दीजिए। दूसरी बात, पल्लवन में ऐसा कुछ भी न लिखें जिसका मूल वाक्य या सूक्ति से कोई सीधा संबंध न हो। आप उसको न लिखिए, अनावश्यक हो जाएगा। और यह भी देखें कि जो आपने पल्लवन किया है उसकी भाषा सुबोध है, स्पष्ट है या नहीं है, कहीं बहुत अधिक दुर्बोधता या क्लिष्टता तो नहीं आ गई है। यदि ऐसी बात है तो आप उसे हटा दें और कठिन वाक्यों की जगह पे सरल वाक्य लिखें। यदि प्रारूप में व्याकरण और विराम चिन्ह आदि की अशुद्धि रह गई है तो उसको भी आप दूर कर लें। कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में आप लिखते हैं तो कुछ कई जगह विराम चिन्ह छूट जाता है, कहीं पर अशुद्धियाँ रह जाती हैं लिंग वचन संबंधी, तो आप जब अंतिम रूप देंगे उसको तो वो चीज़ सामने आ जाएगी। अब आप जब पल्लवन को पढ़ेंगे कि आपने जो किया है वो उसमें कहीं आलोचना तो नहीं हो गई है मूल भाव की, कहीं अनावश्यक टीका टिप्पणी तो नहीं हो गई है कि आप स्वयं ही अपने द्वारा कही गई बात को कहीं ना कहीं किसी भी रूप से काट रहे हैं। तो यदि ऐसी बात आ गई है तो आप उसे भी हटा दें। और एक बात की, पल्लवन में पुनरुक्ति वर्जित है। पुनरुक्ति मतलब पुनः कहना। एक बार यदि आपने किसी बात को कह दिया है तो या लिख दिया है तो उसको दोबारा ना लिखें। यदि धोखे से दोबारा वह लिख गया हो तो उसको हटा दें। उसको किसी एक बात को दोहराना दोष होगा, इसमें पुनरुक्ति आ गई हो तो उसको हटा दें। और एक महत्वपूर्ण बात कि पल्लवन में प्रथम और अंतिम वाक्य पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। प्रथम वाक्य ऐसा होना चाहिए जिसमें मूल वाक्य का संपूर्ण भाव व्यंजित हो जाए और अंतिम वाक्य ऐसा होना चाहिए जिसमें पूरे विचार का समाहार हो। अभी हम एक दो उदाहरण देखेंगे पल्लवन पढ़कर तो वो बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि प्रथम वाक्य कैसा होना चाहिए जिसमें मूल वाक्य का संपूर्ण भाव व्यंजित हो जाए और अंतिम वाक्य कैसा हो कि जिसमें पूरे विचार का समाहार हो जाए। परिभाषा के समय ही हमने ये बात कही थी कि आकार प्रकार के संबंध में
है कि पल्लवन आप अपनी सुविधा अनुसार जितना भी कर सकते हैं, लेकिन जितना भी का मतलब यह नहीं कि आप एक वाक्य है, सूक्ति वाक्य है या लोकोक्ति है, मुहावरा है या आदर्श वाक्य है, तो आप उसका विस्तारण कर रहे हैं, पल्लवन कर रहे हैं, तो आपने 50-40 पंक्ति कर दी है या उससे भी ज़्यादा कर दी है। तो विस्तार देने का मतलब ये नहीं कि आप अनावश्यक बहुत ज़्यादा विस्तार दे दें। इसके लिए एक पैराग्राफ ही बहुत होता है एक वाक्य के विस्तारण के लिए, पल्लवन के लिए। तो यदि वो अनावश्यक रूप से बड़ा हो गया हो तो उसको भी आपको बार बार पढ़कर उसको सही आकार देना होगा। उसके बाद जब आप ये निरीक्षण करते हैं और निरीक्षण करने के बाद सारी अशुद्धियों को निकाल देते हैं, जो जो उसमें त्रुटियाँ थीं उसके बाद अंत में होता है कि उपयुक्त निरीक्षण के बाद आप प्रारूप को पल्लवन के रूप में अपनी कॉपी में शुद्धता से उतार लें। परीक्षा में भी यदि पल्लवन आता है किसी वाक्य का करना है आपको, तो आप जहाँ पर आपको रफ आकार करना होता है कॉपी के पिछले हिस्से में, वहाँ पर आप इस प्रक्रिया को अपनाएं, पल्लवन की विधि को। पहले वाचन करें बार बार, फिर उसके मूल भाव को ढूंढें, सहायक भावों को ढूंढें, फिर अनुक्रम से लिखें उसको, फिर उदाहरण और प्रमाणों को इकट्ठा करें आप, फिर उसको एक रफ की तरह लिख लें पूरा। उसके बाद आप निरीक्षण करें। आप इन प्रक्रियाओं से गुजरेंगे तो आपका जो पल्लवन होगा, परीक्षा में आप लिखेंगे तो वो निश्चय ही बहुत अच्छा पल्लवन हो जाएगा। अब हम कुछ पल्लवन के उदाहरण मैं पढ़कर सुनाऊंगी आपको और उसके बाद हम उसको देखेंगे। पढ़कर ही सुनाती हूँ मैं, तो फिर समझने में आसानी होगी। एक वाक्य है, सबे दिन जात ना एक समान। एक सूक्ति वाक्य है, सबे दिन जात ना एक समान। तो जैसा कि विधि में आपने पढ़ा कि पल्लवन जब आपको करना होता है और एक बार में समझ में नहीं आता है भाव, तो आप उसको बार बार पढ़ते हैं, आपको पढ़ना चाहिए पल्लवन करता। तो आप बार बार पढ़िए कि भाई ये क्या लिखा है, सबे दिन जात ना एक समान। आपने 2-3 बार यदि ध्यान से आपकी सूक्ष्म निरीक्षण दृष्टि है, तार्किकता है, तो आप जल्दी समझ जाएंगे कि भाई इसमें क्या है। मेधावी आप हैं, अभ्यास आपको है, तो आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या भाव छुपा हुआ है, मूल भाव। तो मैं पढ़ रही हूँ उसको कि सबे दिन जात ना एक समान। इसका पल्लवन किस तरह से किया गया है। प्रकृति परिवर्तनशील है, जीवन और जगत की गति सदैव एक जैसी नहीं रहती। प्रातःकाल का सूर्य संध्या काल में निस्तेज हो जाता है। जो आज समस्त व्यंजनों का भोग करता पाया जाता है, वह कल भूख से बिलखता फिरता है। दाने दाने को तरसता हुआ व्यक्ति धन संपदा के असीम समुद्र में तैरते हुए मिलता है। आनंद से फूला न समाने वाला अगले दिन विपत्तियों से घिरा हुआ आंसू बहाता है। उन्नति के शिखर पर आसीन व्यक्ति दूसरे ही क्षण अवनति के गर्त में गिरा पाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में किसी की गति एक सी नहीं रहती, किसी का समय सदैव एक जैसा नहीं रहता। तो ये जो वाक्य था, आदर्श वाक्य कि सबे दिन जात ना एक समान, इसका पल्लवन इतना हुआ, तो इतना पर्याप्त है। अब हम देखेंगे कि पहली पंक्ति और